हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर की एक विषय क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप एजी 502 का 2 से 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं। और राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का आज एग्जाम है इसी सब्जेक्ट का, तो खास करके उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन सबके लिए यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अजैविक तनाव सहिष्णुता के लिए प्रयुक्त प्रजनन विधि पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द ब्रीडिंग मेथड फॉर अबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। अजैविक तनाव सहिष्णुता, सहिष्णुता को बोला जाता है सहनशील बोल सकते हैं, टॉलरेंस बोल सकते हैं। ठीक है, सहनशील टॉलरेंस, जैसे कोई आपको मार रहा है तो आप कितनी देर तक उसकी मार को सहन कर सकते हैं, तो वही होता है टॉलरेंस। ठीक है, तो अजैविक तनाव क्या होता है? अजैविक तनाव मतलब यही होता है कि यदि मान लीजिए कि आपने कोई फसल की बुआई की है और बाढ़ आ गया, तो बाढ़ आ गया तो ये बाढ़ क्या है? अजैविक स्ट्रेस है। ठीक है, सूखा पड़ रहा है, सूखा क्या है? अजैविक स्ट्रेस है, अजैविक तनाव है। ठंडा से है, अजैविक तनाव है। ज्यादा हाई टेम्परेचर हो गया, यह क्या? अजैविक तनाव है। मतलब कह सकते हैं कि सूखा, ठंडा, बाढ़ और ठंडी टेम्परेचर आदि यहाँ अजैविक घटक या अजैविक स्ट्रेस है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अजैविक तनाव सहनशीलता के लिए बारे में जानने से पहले हमें अजैविक तनाव के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, अजैविक तनाव सहनशीलता के बारे में जानने से पहले हमें अजैविक तनाव के बारे में जानना जरूरी है कि अजैविक तनाव क्या होता है। तो अजैविक तनाव क्या होता है? तो वे परिस्थितियां जो पौधों के जीवन काल और विकास में अवरोध प्रदान करती हैं। वह परिस्थिति जो पौधों के जीवन काल और विकास में अवरोध प्रदान करती है, जैसे उच्च तापमान, जल की कमी या अधिकता। तो जल की कमी से सूखा पड़ सकता है, जल की अधिकता से बाढ़ आ सकती है। ठीक है, तो वे परिस्थितियां जो पौधों की जीवन काल और विकास में अवरोध उत्पन्न करती हैं, अवरोध मतलब रुकावट उत्पन्न करती हैं, उनको अपने वृद्धि और विकास में करने के लिए क्या करती हैं? अवरोध उत्पन्न करती हैं, उन्हें बोलते हैं अबायोटिक स्ट्रेस। जैसे उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर, जल की कमी या अधिकता मतलब बाढ़ या सूखा, रासायनिक या भौतिक उत्पीड़न। रासायनिक में हो गया अम्लीयता, क्षारीयता। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के अबायोटिक स्ट्रेस थे। इनसे बचने के लिए, इनके प्रति सहनशील करने के लिए हमें कौन कौन सी प्रजनन विधि को अपनाना चाहिए, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कहीं पर आप लोग देखेंगे या नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर भी देखेंगे तो नहीं मिलेगा। तो मैं चलिए आप लोगों को बताता हूँ, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो प्रजनन विधियां निम्न प्रकार की हैं। पहला सिलेक्शन, मैंने छोटा छोटा एक पॉइंट लिखा ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, पहला सिलेक्शन है। हम लोग ब्रीडिंग के लिए सबसे पहले सिलेक्शन की विधि को अपनाएंगे। सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन होता है कि विभिन्न प्रकार के पादप के झुंड होते हैं, उनमें से जो अच्छे लक्षण वाले पौधे होते हैं उनको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो उसी को सिलेक्शन बोला जाता है। उसी को हिंदी में वरण बोला जाता है, चयन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो टॉलरेंट प्लांट होता है, जैसे प्लांट का कुछ झुंड होता है, उसमें से जो अबायोटिक स्ट्रेस जो होते हैं, अजैविक तनाव है, इनके प्रति जो सहनशील वैरायटी है, उस वैरायटी को सिलेक्ट करेंगे और इस वैरायटी को उगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया? सिलेक्शन हो गया। तो इसलिए हम सिलेक्शन मेथड को अपनाकर क्या कर सकते हैं? अबायोटिक स्ट्रेस के प्रति सहनशील अपने पौधे को बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया अबायोटिक स्ट्रेस में किसका यूज करेंगे? कौन सी विधि का? सिलेक्शन का। तो इस पद्धति में टॉलरेंस प्लांट को सिलेक्ट करने के लिए उचित आधार पर सिलेक्शन किया जाता है, उसके बाद उनका क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस कराने के बाद अधिक सहनशील पौधे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला विधि है सिलेक्शन का। दूसरा विधि है हाइब्रिडाइजेशन का, संकरण का। ठीक है, तो हमने पहले विधि में क्या किया कि सिलेक्ट कर लिया जो टॉलरेंट प्लांट है, जो टॉलरेंट प्लांट है, जो टॉलरेंस प्लांट, जो सूखा, जो अजैविक तनाव के प्रति सहनशील है, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब उसका क्या करेंगे? संकरण कराएंगे। ठीक है, तो इस तकनीक में दो विभिन्न सहनशील पौधों का संकरण किया जाता है। ठीक है, सहिष्णु मतलब होता है सहनशील। ठीक है, तो इस तकनीक में दो सहिष्णु पौधों का संकरण कराया जाता है, ताकि उनके जो वंश है, ताकि उनकी जो आने वाली पीढ़ी है, उनसे जो प्राप्त होने वाली वैरायटी है, उनमें उच्च तनाव सहिष्णुता वाले लक्षण प्राप्त किए जा सके। ठीक है, ताकि उनसे उच्च तनाव सहिष्णुता वाले, उच्च तनाव सहनशील वाले लक्षण प्राप्त किए जा सके। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट में अच्छे से समझा रहा हूँ आप लोगों को। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है? देखिए,
एक होगा पौधा यहाँ से, एक पौधा यहाँ से, ये दोनों क्या है, ये सब अजैविक घटक जो अजैविक तनाव है उसके प्रति सहनशील है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, इन दोनों का आपस में संकरण करा दिया जाएगा। संकरण कराने के बाद जो हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, जो हमें नई वैरायटी प्राप्त होगी, वह क्या होगी, वह अजैविक तनाव के प्रति अधिक सहनशील होगी, अधिक क्षमता होगी उसके अंदर सहने की। तो यही था हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आगे देखते हैं ह्यूमन प्रिसिपिशन। ठीक है, मानव अवधारणा। ठीक है, तो ह्यूमन परसेप्शन या मानव अवधारणा उत्पादकता, सहिष्णुता और अन्य उत्तम लक्षणों वाली पौधों का चयन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मनुष्य जो होता है अपने भावनाओं से, अपने जैसे एक्सपीरियंस से क्या करता है, कोई पौधा सिलेक्ट करता है, बोलता है यह सूखे के प्रति क्या है, अनुकूल है या सहनशील है, तो उसको सिलेक्ट कर लेता है। तो यही यहाँ पर कहा गया है। तो देखिए जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट में अपने से लिखा हूँ या नहीं मैं कहीं से देख कर लिखा हूँ, और लेकिन सही 100% यह ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ह्यूमन परसेप्शन, तो उत्पाद या मानव अवधारणा, तो मानव अवधारणा उत्पादकता, सहनशीलता और अन्य उत्तम लक्षणों वाले पौधों का चयन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब मानव जो होता है अपने एक्सपीरियंस से पौधों को सिलेक्ट करता है। अगला है जेनेटिक मार्कर विधि, ब्रीडिंग। जेनेटिक मार्कर ब्रीडिंग, तो इस तकनीक में जेनेटिक मार्कर्स का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में क्या किया जाता है, जो जेनेटिक मार्कर्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, जो अबायोटिक स्ट्रेस संबंधित जीनों को पहचानते हैं और उन्हें चयन करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक मार्कर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जेनेटिक मार्कर क्या होता है। तो जेनेटिक मार्कर ब्रीडिंग क्या होता है, इस यह जो तकनीक होता है इसमें जो जेनेटिक मार्कर्स होते हैं इनके प्रयोग से क्या किया जाता है, जो अबायोटिक स्ट्रेस होता है, अजैविक तनाव होता है, इससे संबंधित जो जीन होता है उनको पहचानता है और उन्हें सिलेक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, मतलब जो मान लीजिए बहुत सारे पौधे हैं, इनमें से 2-3 पौधे ऐसे हैं जो क्या है, सूखे के प्रति यदि अबायोटिक स्ट्रेस के प्रति अधिक सहनशील है। तो क्या करेगा, जेनेटिक मार्कर के द्वारा हम इनके जीनों को पहचान लेंगे और जीनों को पहचान के इन्हें सिलेक्ट करने में मदद मिलती है। तो इसलिए हम लोग जेनेटिक मार्कर ब्रीडिंग का भी यूज करते हैं, किसमें, पौधों में। इसके लिए ब्रीडिंग के लिए जो हमें अजैविक तनाव के प्रति सहनशील बनाना होता है पौधों को। ठीक है, तो जेनेटिक मार्कर ब्रीडिंग में जेनेटिक मार्कर का उपयोग किया जाता है जो अबायोटिक स्ट्रेस संबंधित जीनों को पहचानते हैं और उन्हें चयन करने में मदद करते हैं। अगला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के उपलब्धता के बारे में बताइए। तो मैंने इसको भी पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ है, क्रॉप इंप्रूवमेंट के, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। पीछे मैंने जो वीडियो बताया उतना आप लोग देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है 85% क्वेश्चन उसी में से फंस जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये देख लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। तो इस तकनीक में पौधों की जीनों को संशोधित किया जाता है ताकि वे अधिक स्ट्रेस को टॉलरेंस कर सके। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो पौधा होता है, जैसे मान लीजिए एक पौधा है जो सूखे प्रति सहनशील नहीं है, सॉरी अबायोटिक स्ट्रेस के प्रति सहनशील नहीं है, एक पौधा है जो अबायोटिक स्ट्रेस के प्रति सहनशील है। तो जेनेटिक मार्कर के द्वारा हमें पता चल गया कि यह इस पौधे का जो जीन है यह अबायोटिक स्ट्रेस के प्रति क्या सहनशील है। तो यहाँ से इसके जीन को लेकर जाकर इसमें संशोधित कर देंगे, इसमें डाल देंगे, तो इससे क्या होगा, यह पौधा जो है सूखे के प्रति सहनशील हो जाएगा। तो इसी को बोला था जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए जीनों को भी हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप लोग यदि इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कपास के फसल सुधार के प्रमुख प्रयोजन उद्देश्य लिखिए। ठीक है, कपास जो होता है कॉटन के ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव लिखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने चावल का, आप लोग देखिए चावल का पढ़ लीजिएगा, ज्वार का पढ़ लीजिएगा, मूंगफली का पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने सब कुछ बताया हुआ है, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा इन सभी को, क्योंकि एग्जाम में इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव से। सिर्फ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव से 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं, और सबसे आसान पूरे ब्रीडिंग में यही है, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट है, सॉरी, कपास फसल सुधार के प्रजनन के उद्देश्य निम्न प्रकार से, जिसमें पहला है हायर यील्ड, जो कि आप सभी क्रॉप में यूज कर सकते हैं। तो हमें कपास से अधिक उपज कैसे प्राप्त हो सकता है, यदि प्रति पौधा बाल की संख्या अधिक होगी तो हमें कपास से अधिक उपज प्राप्त हो सकता है। यदि प्रति बाल का आकार बड़ा होगा, ठीक है, जैसे प्रति पौधे बाल की संख्या तो मान लीजिए अधिक है वो ठीक है, लेकिन यदि बाल का आकार छोटा रहेगा तो हमें अधिक उत्पादन नहीं प्राप्त हो पाएगा। लेकिन यदि प्रति पौधे बाल की संख्या भी अधिक हो और बाल का आकार भी अच्छा खासा हो, बड़ा हो, तो हमें अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। बाल पर धारियों की संख्या, यदि बाल पर दो, देखिए जो कपास का बाल होता है उस पे 2 प्रकार की धारियां पाई जाती है, देखो एक 3 धारी वाला होता है, एक 5 धारी वाला होता है। तो इनमें जो 5 धारी वाला कपास होता है वह ज्यादा उपज देता है। ठीक है, तो हमें प्रति पौधे बाल की संख्या अधिक
चाहिए, इसलिए हम लोग प्रजनन करेंगे। बाल का आकार बढ़ाना चाहिए, बाल पर धारियों की संख्या 5 होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो यह इस प्रकार यदि हम लोग जो जो चाहते हैं ये सब होगा तो हमें अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। तो उन किस्मों की उपज अधिक होती है जिनके पौधे पर 5 धारियों वाले बाल होते हैं। ठीक है, उन किस्मों की उपज अधिक होती है जिनके पौधे पर 5 धारी वाले बाल की संख्या अधिक होती है, याद रखिएगा। अगला है प्रति बाल रुई का प्रतिशत। तो प्रति बाल यदि रुई का प्रतिशत अधिक होगा तो हमें अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि अधिक उपज। यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग लिख दीजिएगा अधिक उपज, हायर यील्ड। ठीक है, अगला पॉइंट है अर्ली मैच्योरिटी। यदि इसमें भी कुछ नहीं समझ में आएगा तो इसमें भी डायरेक्ट अर्ली मैच्योरिटी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अर्ली मैच्योरिटी मतलब जल्दी परिपक्वता। यदि हमारी फसल जो है जल्दी से पक जाएगी, जल्दी से परिपक्व हो जाएगी तो हम उसे फसल चक्र को अपना सकते हैं। एक से अधिक फसल को एक ही साल में ले सकते हैं और रोग व कीट के आक्रमण से भी बचा सकते हैं। यदि हम लोग फसल चक्र अपनाएंगे तो रोग और कीट के आक्रमण से भी कुछ हद तक बच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें अधिक उपज भी चाहिए लेकिन जल्दी परिपक्व वाला भी हमें किस्म चाहिए। ठीक है, अगला है फाइबर क्वालिटी, रेशे की गुणवत्ता। ठीक है, तो कपास जो होता है इसका प्राथमिक उत्पाद तो रुई होता है, आप लोग को पता है कपास का जो प्राथमिक उत्पाद होता है क्या होता है, रुई होता है। और द्वितीयक उत्पाद होता है बिनौला। ठीक है, द्वितीयक उत्पाद क्या होता है, बिनौला, तेल व खल। कपास का प्राथमिक उत्पाद रुई, द्वितीयक उत्पाद बिनौला, तेल व खल होता है। तो रेशे की जो गुणवत्ता होता है इसमें निम्न कारक आते हैं, जैसे रेशे की लंबाई, रेशे की मजबूती और रेशे का बारीकपन। रेशे की लंबाई अच्छी होनी चाहिए और रेशा मजबूत होना चाहिए, बारीकपन होना चाहिए। ठीक है, और लेकिन जो लंबे रेशे वाला कपास होता है वह पहले से ही बारीक होता है। ठीक है, लंबे रेशे वाला कपास बारीक होता है हमेशा। ठीक है, तो लंबे रेशे वाला कपास बारीक होता है। तो हमने अभी तक 3 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया हायर यील्ड, दूसरा पॉइंट बताया अर्ली मैच्योरिटी, तीसरा पॉइंट बताया फाइबर क्वालिटी। ठीक है, रेशे की गुणवत्ता। आगे देखते हैं अगला पॉइंट डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कपास में विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं, तो इन रोगों से बचने के लिए हम इन रोगों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता वाले क्या करें, वैरायटी को विकसित करें। तो हमारे कपास में कौन कौन से रोग लगते हैं, रूट रॉट, बैक्टीरियल ब्लाइट, लीफ ब्लाइट, ग्रे मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू आदि विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं किसमें, हमारे पौधे में। इनसे बचने के लिए हमारे कपास में लगते हैं, जिनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसी वैरायटी को विकसित करनी चाहिए जो इन सभी रोगों के प्रति क्या हो, प्रतिरोधी क्षमता रखती हो। अगला पॉइंट है इंसेक्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो हानिकारक कीटों का देसी कपास में कम आक्रमण होता है और अमेरिकन कपास में अधिक आक्रमण होता है। ठीक है, जो कीट होते हैं, जो हानिकारक कीट होते हैं, इनका देसी कपास में तो कम आक्रमण होता है लेकिन जो अमेरिकन कपास होता है उसमें अधिक आक्रमण होता है। कुल 1300 कीट की प्रजातियां होती हैं जो कपास की फसल को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, कीटों की कुल 1300 प्रजातियां होती है जो कपास की फसल को नुकसान पहुंचाती है, जिनमें से 130 कीट प्रजाति भारत में ही पाई जाती है। जिसमें से 1300 में से 130 कीट प्रजाति भारत में ही पाई जाती है, जिनमें से लेपिडोप्टेरा गण की 6 जातियों की सुंडी कपास में आर्थिक हानि पहुंचाती है। जिनमें से क्या होता है, लेपिडोप्टेरा गण की 6 जातियों की सुंडी कपास में आर्थिक हानि पहुंचाती है, जैसे बालवार्म हो गया, एफिड, व्हाइट फ्लाई, लीफ रोलर आदि विभिन्न प्रकार के कीट होते हैं जो हमारे कपास को नुकसान पहुंचाते हैं। और अगला पॉइंट है रेजिस्टेंस फॉर अबायोटिक स्ट्रेस, मतलब अजैविक तनाव के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए। अजैविक तनाव क्या होता है, सूखा हो गया, ठंडा हो गया, बाढ़ हो गया, अम्लता, क्षारीयता, ये सब क्या है, सब अजैविक स्ट्रेस है। तो ऐसी वैरायटी को विकसित करेंगे जो इन सभी के प्रति क्या हो जाए, अनुकूल हो जाए या प्रतिरोधी क्षमता रखती है। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन बताए। आप लोग इसके बाद चावल का पढ़ लीजिएगा, मतलब राइस का, और राइस के बाद आप लोग ज्वार का पढ़ लीजिएगा, मूंगफली का पढ़ लीजिएगा। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज ही आप लोगों का एग्जाम, इसलिए मैं 2 क्वेश्चन कराया। कल का जो एग्जाम है उसमें आप लोगों की पूरी तैयारी मैं करवाऊंगा और आप लोग बस पूरा वीडियो देखिएगा। और ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।